नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। करीब 1.5 साल बाद फिर एक रिपोर्ट आई और एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें अडानी ग्रुप के साथ सेबी के अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट के बाद सेबी ने आरोपों की जांच की थी। 23 मामलों में आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के अध्यक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया है। कहा गया कि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही। दूसरी ओर बीजेपी से देश की आर्थिक ताकत के खिलाफ साजिश बता रही है। आज हम हल्ला बोल में पूछेंगे कि अडानी पर रिपोर्ट के पीछे आखिर मामला क्या है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। भारतीय बाजार में अनियमितताओं पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट से भारत में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। सरकार को विपक्ष ने घेर लिया है और सरकार विपक्ष पर देश में आर्थिक अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। Why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको। आइए आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में आरोप क्या है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। आज तक सेबी ने अडानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनीज पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सेबी चेयरपर्सन के हितों के इस टकराव की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है। अडानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। फिर आई सेबी चीफ माधवी बुच की सफाई। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार, बेबुनियाद है। हमारा जीवन वित्तीय स्थिति एक खुली किताब की तरह है। ये आरोप निराधार और चरित्र हनन का प्रयास है। विपक्ष ने इसे महाघोटाला बताया। जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की। सरकार इसे भारत के खिलाफ विपक्ष के टूलकिट और चिट वाली पॉलिटिक्स बता रही है। तथ्यों के आधार पर बिंदुवार कुछ आरोप लगे हैं। किसने लगाए, आप उससे निपटते रहिए, हमें उससे मतलब नहीं है। आरोप तथ्यों के आधार पर है, कागजों के साथ हैं, बिंदुवार हैं, उसका जवाब बिंदुवार दीजिए और तथ्यों के आधार पर दीजिए। ये भावनाओं के खिलवाड़ तो हम बाद में कर लेंगे एक दूसरे के साथ, भावनाओं की लड़ाई भी हो जाएगी। राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक को। दिन से मैं कह रहा हूं कि हिंडनबर्ग के मामले में जेपीसी बनाओ और तभी इसकी जांच संभव है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद अडानी को बचाने में लगे हुए हैं, जब देश के प्रधानमंत्री एक एक संस्थाएं उनके नाम पे नीलाम करने में लगे हुए हैं कि विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है और इसके द्वारा किसको फायदा पहुंचाना है, ये भारत की प्रबुद्ध जनता को निश्चित रूप से समझ में आना है। फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ आर्थिक अराजकतावादियों के साथ। ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी कल क्या बात की दिल्ली में, अब दिल्ली से बोल रहे हैं और कांग्रेस का ऑफिस से बोल रहे हैं, बात की है और करोड़ों इन्वेस्टर्स का, स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा का चिंता होकर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेबी का चीफ का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। इसमें तो कुछ दम है ही नहीं इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है
और जितना इन्होंने आगे से प्रोपेगेंडा किया था, प्रचार किया था कि समथिंग बिग हम पब्लिश कर प्रकाशित करने वाले हैं, उसमें तो कुछ नहीं है। ये जो पुराने जो फैक्ट्स थे, पुराने जो इल्जाम थे अदानी ग्रुप के खिलाफ, वो फिर से दोहराए हैं। अदानी ग्रुप के खिलाफ और कुछ नई बात इस रिपोर्ट में है ही नहीं। इनका उस पद पर पहुंचना ही शक के दायरे में, लेकिन ये कैबिनेट नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार में 2 लोगों की चलती है। मुझे तो लगता है कि संभवतः टॉप मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होगा 1-2 को छोड़ करके। सवाल ये नहीं कि 15 में और 17 में बने, सवाल ये है कि उनके पति का स्टेक कहाँ है। क्या उनसे फेयर प्ले की उम्मीद की जा सकती है? ये सियासी बवाल अपनी जगह, लेकिन अब इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप और सेबी का प्रेस रिलीज आया। अडानी ग्रुप अपने जवाब में कहती है कि सेबी प्रमुख से ग्रुप के कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। सेबी प्रमुख के साथ जिन लोगों के नाम लिए गए उनसे भी समूह का कोई लेना देना नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप पर लगाए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। अब सुनिए सेबी की प्रेस रिलीज। निवेशक शांति बनाए रखें, अपने निवेश पर फैसला करने से पहले काफी सोच विचार करें। माधवी बुच की कंसल्टिंग कंपनियां उनके सेबी के प्रमुख बनने के बाद बंद हो गई हैं। हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बन रहा। सेबी ने अडानी को हेराफेरी व मैनिपुलेशन से जुड़े 24 में से 23 मामले में क्लीन चिट दी है। आखिरी जांच भी लगभग पूरी होने वाली है। सेबी ने इस मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब अब तक हिंडनबर्ग ने सेबी को दिया ही नहीं है। बीजेपी ने पिछली बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसे मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के साथ मिलकर काम करने वाले विदेशी ताकतों का षड्यंत्र बताया था। जॉर्ज सोरोस को साजिश की मुख्य कड़ी बताया था। फरवरी 2023 में पहली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जॉर्ज सोरोस ने भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन की बात की थी। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बवाल आज भी जारी है। आज तक ब्यूरो। लेकिन सबकी नजर इस बात पर थी कि इस रिपोर्ट के आने के बाद शेयर बाजार में क्या होगा, तो वहां से राहत की खबर है। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 56 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ, जो कि बहुत मामूली मानी जा सकती है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है। निफ्टी में भी 20 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। यानी शेयर बाजार ने पूरी तरह से इस रिपोर्ट को नकार दिया। और देखिए, सेंटिमेंट्स का पूरा खेल होता है शेयर बाजार में। ऐसे में कम से कम नेगेटिव सेंटिमेंट इसकी वजह से सेट इन नहीं हुआ, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। यानी शेयर बाजार ने आज इस रिपोर्ट को पूरी तरह से धत्ता बता दिया है। अब एक बार आइए जल्दी से आपको मार्केट दिखा देते हैं। ये सुबह से है, क्योंकि शुरू में जब मार्केट खुला तो एक मामूली गिरावट देखी गई थी। कई ऐसे शेयर थे जिसमें 5% के आसपास की गिरावट देखी गई थी, लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं कि एकदम एक प्लेटो बन गया और बहुत ज्यादा गिरावट शेयर बाजार में नहीं रही। इसका एक ही निष्कर्ष है और वो ये कि शेयर बाजार ने कम से कम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से धत्ता बना दिया है। विपक्ष कह रहा है ये देखिए महाघोटाला है, लेकिन जब आप अडानी एंटरप्राइजेस की देखें, आज शेयर बाजार में शेयर्स गिरने की बात थी, तो हमने आपके लिए एक लिस्ट निकाली है कि अडानी के शेयर्स में जो टॉप 10 लिस्टेड स्टॉक है उसमें कहां कहां पर कितनी गिरावट आई है। तो अडानी एंटरप्राइजेस में आप देखिए 1.12% की गिरावट है। अडानी ग्रीन जो है उसमें बढ़त है 0.97% की, ये भी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में आप देखिए यहां पर लगभग 3.5%, 3.69% की गिरावट है। वहीं अडानी पोर्ट्स में देखिए 2% की गिरावट है। उसके बाद आ जाइए अडानी पावर पे, जहां पर लगभग 0.5% की, ये देखिए अडानी पावर 0.56% की गिरावट है। सबसे ज्यादा गिरावट देखिए अगर दो जगहों पर है, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस, दोनों में ही लगभग 4% के आसपास की ये गिरावट है। अडानी विल्मर में, अडानी टोटल गैस में। और उसके बाद से एसीसी पर आइए तो वहां पर 1.5% के आसपास की गिरावट है। और जो एनडीटीवी है उसमें लगभग 2.5% की गिरावट शेयर में। तो कुल मिलाकर जो टॉप 10 लिस्टेड स्टॉक, और हम ये अडानी की बात सिर्फ कर रहे हैं, उसमें हमने आपको दिखा दिया है बहुत मामूली गिरावट इन शेयर्स में हुई है, लेकिन हुई है। कुल मिलाकर बाजार भी एक साफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव आज तक पर।
रविशंकर जी, विपक्ष कह रहा है कि महाघोटाला है, वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, गठित क्यों नहीं कर देते जेपीसी? आप लोग भी कई मुद्दों पर पहले जेपीसी की मांग करते थे। पहले मैं आपसे बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं, ये क्या है? ये घोटाला है कि तमाशा है घोटाले का? हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट किया था लोकसभा चुनाव के पहले ताकि लोकसभा चुनाव प्रभावित हो। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कराया, सेबी से बाकी से 24 इंक्वायरी हुई, सेबी उसको पूरा प्रोसेस करके कार्रवाई कर रहा है और उसने नोटिस किया हिंडनबर्ग को कि जुलाई में आप जवाब दीजिए। तो जवाब देने के बजाय उन्होंने ये बम फोड़ने की कोशिश की। हिंडनबर्ग कौन है? जॉर्ज सोरोस उसके सबसे बड़े पूंजी निवेशक हैं। जॉर्ज सोरोस सबसे अधिक एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं। भारत में लोकतंत्र नहीं है, मीडिया की आजादी नहीं है, भारत में कम्युनल फ्लेयर अप है और मोदी जी खिलाफ करते हैं। तो बार बार हिंडनबर्ग ही क्यों? तो मैं कहता हूं, आज भारत की आर्थिक विकास की दर है कि नहीं दुनिया में सबसे अच्छी? क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मोदीज? भारत में सबसे अधिक FII, FDI आ रहा है कि नहीं? भारत तीसरी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है, चल रहा है कि नहीं? तो भारत को इस सबको अनस्टेबल करो, इसे कहते हैं आर्थिक अराजकता। और कांग्रेस पार्टी का टूल किट गैंग जुड़ जाता है साथ में। एक दूसरा सवाल, अंजना जी, आप देश की बड़ी वरिष्ठ टीवी जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह के 10 साल में क्या कोयला घोटाला, क्या 2G घोटाला, क्या अगुस्ता वेस्टलैंड, क्या क्या नहीं हुआ? देवास, इंदिरा देवास वाला जो मामला था, कार्रवाई भी हुई कोर्ट के द्वारा, सब कैंसिल हुए। उस समय कहां थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट? कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 थी और सिर्फ हिंडनबर्ग, सिर्फ एक और कोई नहीं, सिर्फ एक, लेकिन जिसका मेन पूंजी निवेशक है एक एंटी इंडिया उद्यमी जॉर्ज सोरोस। लेकिन देखिए, जॉर्ज सोरोस कांग्रेस पार्टी उठाती है। प्रसाद जी, जॉर्ज सोरोस को लेकर आप लोग पहले भी हमलावर रहे। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि देखिए, शुरू में मामले ही सही, थोड़ी गिरावट हुई, 5%, कई शेयर्स गिरे, कई लोगों को जिसमें कमाना होगा, खुद हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। कुल मिलाकर तस्वीर है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? बार बार पिछली बार हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ था बाजार में जब पहली बार रिपोर्ट आई थी। आज बाजार संभला, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप ऐसे ही बैठ के यहाँ पे बोलते रहेंगे हिंडनबर्ग ने ये किया, हिंडनबर्ग हमें ही क्यों टारगेट करता है, हिंडनबर्ग विदेश से एक साजिश है हमारे खिलाफ, बट आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपने बहुत सही कहा, सेबी इसीलिए बनाया गया है अंजना जी। मैं आपके व्यापक पत्रकारिता के अनुभव का आह्वान करूंगा, सेबी एक्ट पढ़िए। सेबी का यही काम है कि पूरा उनका एक टीम है, उसमें रिजर्व बैंक के लोग बैठते हैं, उसमें भारत सरकार के बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, बोर्ड में इंडिपेंडेंट लोग बैठते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ बैठते हैं और वो निर्णय करते हैं। उस निर्णय के खिलाफ आप अपील में जा सकती हैं, जिस अपील में चीफ जस्टिस रिटायर्ड बैठते हैं, बाकी लोग बैठते हैं, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अपील में। ये पूरा रोबस्ट मैकेनिज्म है, उनके दर्जनों रेगुलेशंस है और सैकड़ों उनके सर्कुलर्स है, कहीं कोई गैप आता है। तो एक रोबस्ट मैकेनिज्म है भारत के स्टॉक मार्केट को ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और प्रभावी रूप से मैनेज करने के लिए। लेकिन रविशंकर काम जी, है, इस बार तो सेबी चीफ पर ही आरोप है ना? अपील में और सेबी चीफ पर ही आरोप है ना? आपकी सरकार, देखिए, कुल मिलाकर बार बार ये मुद्दा उठता है और आपकी सरकार बैकफुट पर आई जाती है। रविशंकर प्रसाद जी को सामने आना पड़ता है, सबको फायर फाइटिंग करना पड़ता है, तो किसी न तरीके से इस मुद्दे पर विपक्ष आपको बैकफुट पर तो डाल ही देता है, घेर देता है। देखिए, हमारा जवाब बहुत सीधा है, बहुत विस्तार से जवाब सेबी की चीफ ने दिया है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, और बहुत विस्तार से जवाब अडानी ने दिया, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस अराजकता के शामिल पूरी संदेहास्पद परिस्थितियों का उल्लेख किया है, षड्यंत्रकारी परिस्थितियों का उल्लेख किया है। और मैं कहूंगा, बड़ा सवाल यह है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती, चुनाव आयोग पर हमले करती है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे हमले करती है कि नहीं? तो ये तो उनका आरोप लगाने का सिस्टम बन गया है और फिर आप गिर जाइए, ये ठीक नहीं है। हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, आगे ले जाएंगे और हम बहुत क्लियर हैं, कोई गड़बड़ी है तो पूरा एक रोबस्ट सिस्टम है उसकी जांच करने का, और सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई। और भारत की आर्थिक व्यवस्था के पैमाना हिंडनबर्ग नहीं हो सकता अंजना जी।
जिसमें एक एंटी इंडिया उद्यमी का पैसा लगा हुआ है, जो एक एजेंडा से काम करता है और जान के भारत के सिस्टम को कमजोर करता है ताकि शॉर्ट सेलिंग में उसको फायदा हो। लेकिन सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं माधवीपुरी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सवाल नंबर 1, निवेशकों का जो पैसा खोना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगी इस मामले का। 3 प्रश्न है उनके। मेरा एक काउंटर प्रश्न राहुल गांधी से, पहले अपने दोस्त हिंडनबर्ग को कहे कि वो शोकोज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कहिए क्यों नहीं जवाब से क्यों भागता है। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी किया तो उसमें राहुल गांधी लोग पेश क्यों नहीं हो गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या हम भी असिस्ट करना चाहते हैं। याद करिए, उन्होंने आरोप लगाया था कि पेगासिस फोन से मेरा फोन भी हैक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कराया था ना, वो उसमें अपना फोन दिया था इंक्वायरी करने के लिए। क्या आपके चैनल पर मैं आया था, मुझे याद है, मैंने भी कहा था राहुल जी अपना फोन दे दीजिए। तो एलिगेशन लगाना मोदी जी के ऊपर, मोदी जी इस्तीफा दो, तो फिर मैं वहीं आता हूं। बार बार हारने के बाद मोदी से नफरत को देश के खिलाफ नफरत क्यों बदल रहे राहुल जी। देखिए, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, जो 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसमें 3 जजेस की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और सेबी इस मामले की जांच के लिए सही एजेंसी है, एसआईटी के पास भेजने से मना कर दिया था। अब राहुल गांधी के जो आखिरी सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगा अब जबकि ये दूसरी रिपोर्ट आई है। इस पर आपने कुछ बोला ही नहीं। तो अब बहुत नई बात आपने कहा कि अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजर भी हो गए हैं। जहां तक मैंने सुना है उनके पास बड़े वकीलों की फौज है, राज्यसभा को लेकर बहुत दबाव रहता है। राहुल गांधी जी उनसे राय कर लें कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से नहीं कहा जाता है, प्लीज। आखिरी, अगर हिम्मत है तो मूव करिए। आखिरी प्रश्न, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी पार्टी की इस मुद्दे पर, क्योंकि ये तो चलेगा। हमारी स्टडी रहेगी, हम कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करेंगे देश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी ने भारत विरोधी ताकतों के साथ षड्यंत्र करके भारत के आर्थिक विकास को कमजोर करना चाहती है। ठीक, बताएंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, मिला है हमें, करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए धन्यवाद आपका। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। और सिद्धार्थ जराबी हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर बिजनेस टुडे के, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आज हल्ला बोल में आपकी एंट्री हुई है स्टूडियो में मेरे साथ। गौरव भाटिया जी, विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखिए, इस मुद्दे पर यही प्रश्न मैंने रविशंकर जी से भी पूछा। कुल मिलाकर पॉलिटिकली तो इसको विपक्ष आपके खिलाफ एक हथियार के तौर पर यूज करता है। वो कहते हैं जेपीसी बनाइए, जेपीसी गठित करने से पीछे क्यों भाग रहे हैं। देखिए अंजना जी, हमें ये जानना होगा कि कौन ये लोग मांग उठा रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये पूछा जाएगा राहुल गांधी से, जैसा आपने 3 जनवरी 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अभी बात करी, सर्वोच्च न्यायालय में क्या मांग थी आपको मालूम है? सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। इन्होंने कहा एसआईटी की एक बॉडी गठित करो और वो जांच करे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम नहीं करेंगे, और ये तब कहा जब सेबी ने अपना काम किया और उन्होंने कम समय में जो 24 बिंदु थे उसके 22 बिंदुओं पे जो है अपनी रिपोर्ट रखी। तो पहला सवाल तो ये है राहुल गांधी जी, क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए हैं? दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को लगता है तो रविशंकर जी अभी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते और फिर से मांग उठा दीजिए। वैसे मैं जानकारी दे दूं आपको कि एक पिटीशन डिसमिस होने के बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी। ये रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी और इसका 8 मई 2024 को फैसला आया। मेरे हाथ में वो आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया और पहले रिट पिटीशन किया। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इनकी जो आस्था है ये किसी भी हमारी संवैधानिक संस्था में नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है। दूसरी बात, उठा कौन रहा है? गांधी परिवार अगर आज बात करता है अकाउंटेबिलिटी की तो ये पूछा जाएगा, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर है ना,
डिस्क्लोजर करे थोड़ा नेशनल हेराल्ड पे, रिजाइन करे। दूसरी बात, राहुल गांधी खुद बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। और तीसरी बात, क्या अंजना जी ये पूछने का हमें हक नहीं है कि ये जो चीन से एमओयू साइन किया इसका डिस्क्लोजर नहीं बनता है? करिए, डिस्क्लोजर के नाम पे, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। तीसरी बात, हिंडनबर्ग कौन है, सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में ये लिखा है, मेरे हाथ में है, पढ़े लिखे तो पता चलेगा। उसमें लिखा है ये जो शॉर्ट सेलिंग करती है हिंडनबर्ग, ये हमारी जो मार्केट है उसको घाटा होता है, इनको फायदा होता है। पहली बात, पिछली बार इन्होंने 344 करोड़ का मुनाफा करीब कमाया था। ठीक है। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि अमेरिका में हिंडनबर्ग के ऊपर जांच चल रही है? और यह सत्य है, हिंडनबर्ग के ऊपर जांच चल रही है। तीसरी बात, हिंडनबर्ग में मुख्य निवेशी कौन है? मुख्य निवेश किया है जॉर्ज सोरोस ने। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये जॉर्ज सोरोस है, राहुल गांधी का मुखौटा है। और यही सच्चाई है कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग जो कह रहा है वो राहुल गांधी यहां पे सत्ता पाने के लिए दुरुपयोग करते हैं अपने नेता प्रतिपक्ष का, जो इनका पद है उसका। और जो राहुल गांधी कहते हैं वो जॉर्ज सोरोस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं आपको। हाँ गौरव जी, अब नेक्स्ट राउंड महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट राउंड में अभय दुबे जी की भी बात आने दीजिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बात और कह के खत्म कर दूं। कह लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कह लीजिए। हाँ धन्यवाद। ये देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है, जो उन्होंने डाली है, उसमें एक डिस्क्लेमर है। ये मेरे हाथ में है, सारे तथ्यों के साथ बात करता हूं। इस डिस्क्लेमर में खुद ही लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट को अपने रिस्क पे यूज करिए। तो मुझे ये बताइए, जिस रिपोर्ट पे उनको खुद भरोसा नहीं है उसको राहुल गांधी मानते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, सेबी को वो नहीं मानते। और अंत करूंगा, एक लाइन और लिखी है, इसमें लिखा है कि इस रिपोर्ट में हमने जो भी तथ्य दिए हैं, हम हो सकता है इस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो या हमारे पास स्टॉक हो, हमारी पोजीशन हो। तो जब उनका फायदा हो रहा है तो क्या राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हो रही है? उसको हिलाने के लिए ये दुष्प्रचार हो रहा है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं। ठीक है। अभय दुबे जी, एक रिसर्च कंपनी अमेरिकी जो कि शॉर्ट सेलिंग में शामिल है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि 23 में से 24 केसेस में अभी से ही उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, एक केस बाकी है, और कोर्ट ने कहा है, 3 जजेस की बेंच ने, कि एसआईटी के पास भेजने के लिए जरूरत नहीं है, सेबी इस मामले की जांच के लिए सही एजेंसी है, फिर ये अंपायर फाउल है वाला आरोप क्यों, किसकी शय पर यह आरोप लगा रही है आप पर बीजेपी कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के साथ क्या रिश्ता है राहुल जी का? अंजना जी, आज अडानी की कंपनी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता तिल मिलाए हुए हैं। उनके प्रवक्ता बनकर इस चैनल पर आए। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं है। आज जब भी भारत में महाघोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सामने आता है तो राष्ट्र पर खतरा मंडराता है। सारे चैनलों पर चिल्लाने लगते हैं, इस देश पर खतरा है, विदेशी आक्रमण इस देश पर है। सेबी की प्रमुख से सीधे से सिर्फ 3 सवाल हैं जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, जो पवन खेड़ा जी अभी आपके सामने कह रहे थे। क्या आईपीई प्लस फंड 1 में अकाउंट 5 जून 2015 को खोला था, जिसमें विनोद अडानी जी आईआईएफएल के थ्रू उनकी संबद्धता है? क्या अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक सेबी की होल टाइम मेंबर रहते हुए, चेयरपर्सन रहते हुए अगोटा पार्टनर में 100% स्टेक था आपका कि नहीं था? और आपके अपॉइंटमेंट के 1 वीक के बाद चुपचाप वो ट्रांसफर किया कि नहीं किया? ये आरोप है हिडनबर्ग का, उस पर जवाब दीजिए। ब्लैकस्टोन में आपकी हिस्सेदारी है कि नहीं है? ये आरोप है ब्लैकस्टोन का, उस पर जवाब दीजिए। आरोप क्या था? सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सप्रे जी की अध्यक्षता में। उस पर जांच क्या करनी थी? 3 बिंदुओं पर जांच करनी थी। देश के लोग गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा खुलासा मैं करने वाला हूं। 3 इस हिस्से पर थी कि 25% इक्विटी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें पब्लिक के पास उनकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, वो है कि नहीं है।
दूसरा आरोप की जांच करनी थी, क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा आरोप था क्या रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। साधारण शब्दों में समझे तो आरोप यह था कि ऑफशोर जो कंपनियां विनोद अडानी जी की है, जिनके सिंगापुर में, मॉरिशस में एड्रेस तो मिलते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी नहीं मिलते, जो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी जी की कंपनी में। तो सेबी ये कहती है सुप्रीम अदालत में जवाब में अपने कि हां साहब 13 कंपनियां ऐसी थी जो अडानी जी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही थी, जिसमें 12 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स थे, जिनका वो स्ट्रक्चर ओपेक था, मतलब जिसका अता पता नहीं था, जिस पर संदेह था। खुद जांच कमेटी में ये बात उन्होंने कही, जिस पर संदेह था। लेकिन षड्यंत्र क्या हुआ देश के साथ जानती हैं? 2018 में ओपेक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को ही बदल दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे मित्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये सारी परिभाषाएं बदल दो। तब कमेटी के सामने वो दिक्कत आई, उन्होंने कहा कि जिस कानून का सुन लीजिए, अब एक बार आपने बोला है, पूरी तरह मैं बताता हूं। अंजना जी, आरोप गंभीर ये था तो कमेटी ने ये कहा अपनी जांच रिपोर्ट में, क्योंकि जिस प्रकार पेगासिस में उन्होंने कहा था कि जब तक सेबी पूरी तरह पारदर्शिता से जांच नहीं करेगी तब तक इसका निष्कर्ष उत्तर दे दूंगा। एक गंभीर सवाल मैं देश के सामने और खड़ा करना चाहता हूं। 15 मई 2014 को अडानी जी पर आरोप लगा कि उनके भाई के जो इलेक्ट्रोजन इंफ्रा नाम की कंपनी है उनकी सिंगापुर में, वो ओवर इनवाइसिंग कर रहे हैं। और किसने लगाया? डीआरआई ने नोटिस दिया। सीबीआई की जांच चल रही है 2014 में। जो हिंदुस्तान में उन्होंने पावर प्लांट स्थापित किए, जो कॉन्ट्रैक्ट लिए बिजली सप्लाई करने के, उसकी बुनियाद ये थी कि हमारे इक्विपमेंट्स, हमारा जो इंडोनेशिया से कोल आता है इस कीमत पर आता है और इस कीमत में बेचेंगे। डीआरआई ने ये नोटिस दिया कि 339% की ओवर इनवाइसिंग की है विनोद अडानी जी की कंपनी से। इलारा कंपनी कौन है बताइए? प्रधानमंत्री जी जो स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रही है अडानी जी के साथ पार्टनरशिप में, डिफेंस के सेक्टर में। चांगचुंग लिंग कौन है प्रधानमंत्री जी बताइए? चीनी नागरिक जो भारत एजेंसियों के रडार पर था, उसके साथ विनोद अडानी जी की पार्टनरशिप है। तो स्टॉक मैनिपुलेशन का गंभीर आरोप जो राहुल गांधी जी ने लगाया था, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अरे जिस पर कत्ल का इल्जाम है उसको जांच सौंप देंगे प्रधानमंत्री जी, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये सवाल इस बात में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपना था ना अभय जी, जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी की जरूरत नहीं है, सेबी ही सही एजेंसी है। सेबी बिल्कुल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायाधीश के अधीन, सप्रे साहब के अधीन एक कमेटी बनाई थी। उसमें समय लेती रही सेबी, आप पढ़िए तो सही, 8 से 10 बार टाइम बाय किया। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कहा कि इसके बाद हम समय नहीं देंगे और रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करेंगे। मैंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ठीक है, एक बार से क्विड प्रो को है, अगर वो उसका आरोप है गंभीरता से, तो ये जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अडानी जी के प्रवक्ता बनकर नहीं आए, देश के हित में खड़े हुए, ये देश के करोड़ों आरोप लगाते हैं, ये अडानी की तरफ से बोल रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं कि ये हिंडनबर्ग के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो ये तो मामला दिख रहा है कि कैसे लड़ाई है। पर चाहे जिस भी उन्होंने बात की है, जो आरोप तमाम लगाए हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर आप क्या जवाब देंगे? मतलब कैसे समझाएंगे? अगर एक आम इन्वेस्टर, एक आम नागरिक देश का आज बैठा हुआ है, तो वो किसकी बात को माने, किसकी बात पर यकीन करे? कुछ ऐसे फैक्ट्स तो बताइए जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी आए लोगों के मन में। देखिए, 18 महीने पहले जब पहली बारी ये वार हुआ अडानी समूह पे, तो हमने देखा कि $150 बिलियन तक का मार्केट कैप उड़ गया। हाँ। आज अगर पहला दिन देखें सोमवार, तो शाम होते होते काफी हद तक वो रिकवर हो गया। एक 10% अभी शायद नुकसान में अडानी के स्क्रिप्ट्स हैं। इसके पीछे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाए, शनिवार को वो आए, उस पर कई रिप्लाईज और क्लैरिफिकेशन आई, उसके चलते इन्वेस्टर्स में, निवेशकों में वो डर का माहौल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये सब ये भी लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या, देखिए, अगर टेक्निकल बात नहीं कहें तो इस सारे जो ये एलिगेशन है, इल्जाम है, इनमें क्रक्स क्या है? इसमें ये कहा गया कि एक ऐसी कंपनी थी जो विदेशी कंपनी थी, जिसमें पैसा लगाया माधवी जी ने और उनके पति ने, और वो पैसा अडानी समूह में लगा। हाँ। ये क्रक्स है। अब उसका अगर हम जवाब देखें, जिस संस्था ये बोला गया, और कोई भी, हिंडनबर्ग ने भी उसी संस्था का नाम लिया, वो अपनी जो उन्होंने हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस को स्टेटमेंट दी है 11 अगस्त को, उसमें क्लियरली कहते हैं, थ्रू आउट द फंड्स टेन्योर IPE plus Fund 1 made zero investments in any shares of Adani Group directly or indirectly.
यानी वो साफ तौर से वाजे कर रही है कि कोई भी पैसा अडानी समूह में नहीं लगा। और ये अडानी का कहना है, ये उस कंपनी का कहना है जिस पे सारा ये बना हुआ है कि इस कंपनी में पैसा था और उसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जो अडानी प्लस फंड 1, और ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ऐसे थे जो अडानी समूह के 2017 तक डायरेक्टर थे, वो इस कंपनी में निवेशक थे। माधवी जी और उनके पति ने ये कहा है कि वो हमारे साथ IIM में पढ़ता था, वो हमारा एक मित्र था। दूसरी जो बड़ी बात कि एक कंसल्टिंग फर्म है सिंगापुर में और एक इंडिया में, और उसकी हिस्सेदारी माधवी जी के पास पूरी पड़ी है और उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि माधवी जी और उनके पति दोनों कई वर्षों तक देश से बाहर रह रहे थे, कामकाज कर रहे थे, कंसल्टेंट थे, और जो स्टेटमेंट माधवी जी ने और उनके पति ने दिए उसमें वो बड़ा क्लियरली कहते हैं अन्ना जी, दैट दीज टू कंसल्टिंग कंपनीज बिकेम इमीडिएटली डॉर्मेंट ऑन हर अपॉइंटमेंट विद सेबी, यानी वो कंपनियां पड़ी हुई हैं, उसमें हिस्सेदारी पड़ी हुई है। किसी भी आधार पे भारत के कानून में ये बड़ा साफ है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ओनरशिप हो उस पर कोई रोक नहीं है, डिस्क्लोजर की बात आती है। और डिस्क्लोजर के बारे में भी हमने लगातार पिछले 2 दिन में ये सुना है कि सारे डिस्क्लोजर दिए गए हैं। तो मुझे लगा कि पहले इस विषय को समझे कि 2 बड़े इल्जाम क्या थे और उन पे जवाब क्या। एक तीसरी छोटी सी बात कहूंगा, तीसरा ये इल्जाम था कि माधवी जी के पति धवल जी की एक ऐसी कंपनी में अपॉइंटमेंट हुई जिस कंपनी को बेनिफिट मिला सेबी के कुछ रूल्स और कानून बनाने के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये पता लगता है कि वो ब्लैकस्टोन की बात, ब्लैकस्टोन में, और ये पता लगता है कि वो ब्लैकस्टोन में है, बहुत बड़ी संस्था है, पर रियल एस्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2-3 चीजें जो अभी तक सामने आई, मुझे लगा कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो आपने बता दिया। अब एक और प्रश्न है मेरा जी, एक तरफ है सेबी हमारा रेगुलेटर और सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि आप मतलब SIT को देने की जरूरत नहीं है सेबी, दूसरी तरफ है हिंडनबर्ग जिसके हेड नेथन एंडरसन जिन्होंने शुरू किया था, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि उनके पास 10-12 निवेशक हैं जो उन्हें शॉर्ट सेलिंग के लिए पैसे देते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये भी माना था कि कई बार जो निवेशक है उनका इंटरव्यू है उन्हें टिप भी देते हैं कि किस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट। देखिए बहुत अच्छा, हम हिंडनबर्ग पे कितना भरोसा करें एक भारतीय के तौर पर, देखिए जो खुद एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, जो खुद ऐसा मैनिपुलेशन करके पैसे कमा सकती है बाजार में। देखिए भरोसा करने वाला विषय नहीं है। अगर आप बाजार में निवेशक हैं तो बाजार में अलग अलग टाइप की एंटिटीज हैं, उसमें से एक एंटिटी एक शॉर्ट सेलर भी है। इस शॉर्ट सेलर ने पहले भी कहा और ये पक्का इस समय भी कुछ न कुछ पोजीशंस ली गई होंगी। और डेटा दिखाता है अनिना जी कि कुछ दिन पहले से अडानी समूह के कुछ शेयर्स में ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस बनना शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों को ये शायद भनक थी और उसमें ये संस्था खुद हो सकती है। और ये सेबी ने भी कहा, जब उन्होंने निवेशकों के लिए एडवाइस दी अपनी प्रेस स्टेटमेंट में, उन्होंने ये कहा कि निवेशकों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक शॉर्ट सेलर है। अब शॉर्ट सेलिंग भी चल रही है, विदेश में कई पोजीशंस ली जाती हैं। 18 महीने पहले हमने देखा किस प्रकार से बहुत बड़ी गिरावट आई, आज उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निवेशकों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के नाते देखा अनिंदा जी, डर का माहौल काफी कम था। मतलब रिपोर्ट को उन्होंने नकार दिया, कहूं तो सही रहेगा। देखिए नकारा है, बट एक सवाल तो सेंटिमेंट पे ही चलता है, सेंटिमेंट पे चलता है। देखिए ये लगातार हमने देखा कि बहुत लोगों ने इस पे जो प्रतिक्रिया लगातार दी आने के बाद, सबसे जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं जब उनपे बड़ा स्पष्ट एक क्लैरिफिकेशन आया है तो कहीं ना कहीं पे इस प्रकार की स्थिति। बट एक छोटा सा विषय जो बनता है कि जब सवाल उठते हैं, जब शक का एक माहौल बनता है, तो कहीं ना कहीं पे एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आने की आवश्यकता है। और उस इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कहीं ना कहीं जो भी कोई डाउट हो वो शायद चला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब न्यूट्रल कौन है और कौन न्यूट्रल जानकारी दी जा रही है वो भी दोनों तरफ से जज किया जाएगा। अंपायर पे भी सवाल है और अंपायर के सुपर अंपायर पे भी सवाल है। ये कह रहे हैं अंडर आर्म बॉलिंग को कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंपायर ही कॉम्प्रोमाइज है। ऐसे में गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूं अभय जी, इसके बाद आप ही की बारी होगी। गौरव भाटिया जी, अंपायर ही कॉम्प्रोमाइज है, ये आरोप है ना, आरोप बहुत गंभीर है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे मतलब पूरा सच आएगा, क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन वही हैं जिन पर यह आरोप है। देखिए अंजना जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आरोप निराधार हैं, गंभीर नहीं है।
देश का समय बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन तक नहीं किया, वरना वो 3 गलतियां ना करते यहां पे। पहली बात, उन्होंने कही 3 बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी बात रखूं। पैरा 11 देखिए आप, जो पहला ऑर्डर आया 2 मार्च 2023 का, क्या कहता है आपको मालूम है? वो कहता है, मैं लाइन पढ़ रहा हूं, दी अबव डायरेक्शन शेल नॉट बी कंस्ट्रूड टू लिमिट द कॉन्टूर्स ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य सामने आए तो आप और भी जो बिंदु हैं उसकी तहकीकात करिए, और एक्सपर्ट कमेटी बनी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो सेबी थी वो टाइम खरीद रही थी। अरे एक्सपर्ट कमेटी को सेबी सारा जो जांच का तथ्य थे वो दे रही थी, और एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कर रही थी। तो इसका मतलब आप फॉर्मर जज जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं उन पे भी आरोप लगा रहे हैं। और अंजना जी देखिए, झूठ कैसे बोला जाता है, झूठे प्रवक्ता कांग्रेस के। मेरे हाथ में जो जजमेंट है ना, ये बाद में जो आया, इसमें लिखा है कि सेबी ने केवल 10 दिन का डिले किया, केवल 10 दिन का। ये कह रहे थे कई बार समय लेके और जो है देरी करे। अरे सर्वोच्च न्यायालय को लगा 10 दिन का डिले है, वो ठीक है। तीसरी बड़ी बात जो है जो हमें समझनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो राफेल पे भी आया था ना अंजना जी। राफेल में जो ये नहीं ला पाए थे, 10 साल इनकी सरकार रही और घोटाला और कमीशन खोरी कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मोदी जी ने जो समझौता किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो देश हित में है। क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी देश से? झूठ बोला था, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, देश से तो नहीं मांगी। और क्या मान लिया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला? पेगासस में मान लिया क्या फैसला? जब गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा कांग्रेस की सरकार ने और क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी जी को। क्या इन्होंने फैसला मान लिया था? आज सवाल यह पूछा जाएगा अंजना जी, ऐसा क्यों है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी ये सुविधा के अनुसार मानेंगे? जो फैसला इनको सूट नहीं करेगा, सुविधाजनक नहीं होगा, उसको ये नहीं मानेंगे। और मैं एक बात और कहता हूं, ये सारी बातें जो अभय दुबे यहां बता रहे हैं या राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाके क्यों नहीं आप एक एप्लीकेशन अर्जी लगा दे और कहिए ये तथ्य है। ये चैनल पे आके चर्चा करना और न्यायालय में तथ्य रख के बहस करने में बहुत फर्क होता है अंजना जी। इसीलिए राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। और अंत करूंगा एक बात, अंत करूंगा। देखिए, जयराम रमेश ने अपने इस प्रेस नोट में लिखा है अदानी मेगा स्कैम। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तेलंगाना में, ये देखिए एक तस्वीर है मुख्यमंत्री के साथ रेवंत रेड्डी, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया। अब आप मुझे बताइए, अगर मेगा स्कैम है अदानी का, तो राजस्थान में अशोक गहलोत भाई बता के गुण बताते, रेवंत रेड्डी जो है वो एमओयू साइन करते हैं। पूरे भारत को ये देखना तो ठीक चाहिए। है, ये मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी वो बार बार ये पूछते हैं ना कि अडानी को डिफेंड करने के लिए बीजेपी वाले क्यों आ जाते हैं? नहीं, एक मिनट, हाँ चलिए इस पे भी उत्तर दे दूं आपको। एक मिनट, आपको मालूम है राहुल गांधी का ट्वीट, ये देखिए, सीधा उन्होंने आरोप प्रधानमंत्री पे लगाए हैं और ये काम 1 साल से ऊपर से चल रहा है। आप मुझे बताइए, एक ईमानदार प्रधानमंत्री है जो गंगा जल की तरह पवित्र है, अगर आप उस पर आरोप लगाएंगे तो हम बढ़ चढ़ के तथ्यों के साथ उत्तर देंगे। और आप पे ये कुर्बत नहीं, ये ईमानदारी नहीं है, क्योंकि आपके गांधी परिवार के नेता भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है और आपने जॉर्ज सोरोस से रिश्वत ली है, आपने चीन से रिश्वत ली है, आपने जाकिर नायक ट्रस्ट से रिश्वत ली है। इसलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री, सरकार और सेबी अगर उसकी तरफ से हम ठीक है, अभय दुबे जी, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे भी सिद्धार्थ लूंगी। देखिए, पिछली बार भी पिटिशनर ने आपने जितनी बातें बोली है, पिटिशनर ने ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी और तब भी ओसीसी पीआर की जो रिपोर्ट थी उस पर खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट बाय अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी अटेम्प्ट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट्स एलिगेशंस, यानी जब तक सबूतों का, प्रमाण का, तथ्य को सही नहीं ठहराया जा सकता, उसको कंक्लूसिव प्रूफ, यानी मतलब एक कंक्लूसिव तरीके से कि उसी सबूत पर रिलाई करके कोई फैसला दिया जाए, ऐसा नहीं। और ये वही ओसीसी पीसीआर है जिसको लेकर जॉर्ज सोरोस, देखिए पत्रकारों का एक ग्रुप है, एक पब्लिक फंडेड फर्म है
और पब्लिक के साथ साथ अरबपति जॉर्ज सोरोस की कंपनी भी ओसीसी आरपी को आर्थिक मदद करती है, यानी जॉर्ज सोरोस फंडेड फर्म है, जिसकी रिपोर्ट को पिटिशनर ने महत्वपूर्ण बनाया था सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग हिंडनबर्ग पे साहब इतना भरोसा काहे करते हैं? जो व्यक्ति खुद ही कह रहा है, जिसने हिंडनबर्ग शुरू किया, शॉर्ट सेलर कंपनी वाला, खुद ही कह रहा है कि हम मैनिपुलेशन करते हैं, खुद ही कह रहा है कि हम लोगों के कहने पर पैसे लेकर इधर उधर करते हैं। नहीं, और ये भी पूछ लीजिए नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अंजना जी, नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अंजना जी, ये भी पूछ लीजिए। वो हिंडनबर्ग जवाब देगा। क्या मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, शॉर्ट सेलिंग लेजिटिमेट अफेयर है हिंदुस्तान में कि नहीं है? सर्वोच्च अदालत के कई निर्णयों को पढ़िए। जो रेगुलेटर काम करते हैं वही शॉर्ट सेलर भी काम करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में उस पद्धति को, खामियां निकालने वाली उस पद्धति को, आज देखिए कि जो खामियां सेबी नहीं निकाल पा रहा है, यह आरोप है, क्योंकि सेबी के अपने खुद के हित जुड़े हुए थे, सेबी प्रमुख के, यह आरोप है, तो फिर इस लेजिटिमेट अफेयर को हम गलत ठहराने की कोशिश नहीं करें। हमारा कोई सरोकार नहीं हिंडनबर्ग से। मैं सिद्धार्थ जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या सिद्धार्थ जी आप आज तक के चैनल पर यह कह रहे हैं प्रामाणिकता के साथ कि जिन कंपनियों का मैंने उल्लेख किया है इनका संबंध विनोद अडानी जी से नहीं है? क्या जो इसमें इन्होंने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी कोई बात नहीं। सुनिए ना, एक मिनट प्लीज विनम्रता से सिद्धार्थ क्योंकि जी, आप सिद्धार्थ जी देखिए, मैंने कहीं पे भी ये नहीं शब्द भी नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया। मैंने स्टेटमेंट से 2 पैरा पढ़े, जिन 2 कंपनी कंसल्टिंग फर्म्स की बात हो रही है, मैंने माधवी जी और उनके पति की साइंड स्टेटमेंट से एक पैराग्राफ पढ़ा है। आप पत्रकार को कटघरे में मत खड़ा करिए, आप अपनी बात रखिए। करेंगे, में आप कह रहे हैं नहीं, फालतू का प्रश्न नहीं है। मैं सिर्फ ये देखिए, आपको मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ माधवी जी का पक्ष आपने रखा। मैं सच्चाई का पक्ष रखने की अपेक्षा कर रहा था, जिस प्रकार अंजना जी रखती हैं। मैं सिर्फ नहीं, प्लीज अभय जी, ये मैं नहीं अलाउ कर सकती हूँ। एक सेकंड अभय जी, आपको मैं अपनी बात बोलने दूंगी, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। आप बेसिक सिंपल सी बात समझिए। पक्ष रखा है उन्होंने दोनों का, चाहे वो माधवी बुच हो और उनके पति धवल बुच हो। उनकी साइंड जो स्टेटमेंट है उससे लाइनें पढ़ के उन्होंने बताई है। ऐसा ही हिंडनबर्ग का आरोप भी समझाया था, लेकिन अपने कन्वीनियंस से मत उठाइए ना सर, मत उठाइए। देखिए, आप लोग समझते नहीं है, किसी की भी छवि कांच की तरह होती है। इस तरीके से उस पर उंगली उठाकर अगर आप ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लेंगे तो ये फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। सवाल तब होगा जब आप तथ्य के साथ बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में आपके तथ्य कैसे ठहरेंगे, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। सिर्फ 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, और प्लीज मेरे सहयोगी पर उंगली मत उठाइए। जेपीसी की हम जेपीसी की नहीं, उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं देश के सामने ये सच्चाई रख रहा हूं कि कतई माधवी जी का ये स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने, अडानी जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था, जानती हैं, उन्होंने विनोद अडानी जी के जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां थी उससे कहा कि हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं। अरे साहब, सगे बड़े भाइयां। ठीक है, जेपीसी की आपकी मांग है, जिसको सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो इसे षड्यंत्र बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।